अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक जो कि फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है, तो इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, हमारे बॉडी का मेडिसिन के ऊपर क्या एक्शन होता है, मेडिसिन का हमारे बॉडी के ऊपर क्या एक्शन होता है, मेडिसिन अपना एक्शन किस तरह परफॉर्म करती है। तो ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ सकते हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास आते हैं रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होते हैं? अ रिसेप्टर इज अ साइट ऑन द सेल विद विच एन एगोनिस्ट बाइंड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। हमारे पास रिसेप्टर कौन से हैं कि रिसेप्टर किसी सेल के वो पार्ट्स होते हैं जहां पे मेडिसिन, जहां पे हमारे पास एगोनिस्ट जो कि अभी हम एक्सप्लेन करेंगे वो बाइंड होते हैं, तो वो क्या करते हैं उसमें सेल में अपने स्पेसिफिक चेंजेस लेकर आ जाते हैं। तो रिसेप्टर हमारे सेल के वो पार्ट्स हो गए, वो साइट हो गए, वो जगह हो गई जहां पे कोई मेडिसिन वगैरह अटैच होती हैं, तो वो अपने स्पेसिफिक चेंजेस उस सेल में लेकर आ जाती हैं। और रिसेप्टर हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं जिसमें भी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और ऑन द न्यूक्लियस। ये सेल वॉल पे भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि देखो, अगर कोई पर्सन फ्लेजिल की टेबलेट लेता है या कोई पर्सन हमारे पास पेन किलर लेता है, तो पेन किलर जाके जिस जगह पे पेन होगा उस जगह पे सेल के ऊपर एक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर वहां पे हैं। देखो, हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन ओरली लेते हैं, लेकिन वो मेडिसिन का एक्शन कान पे होता है, कान दर्द हो वो सही हो जाता है, आई पेन हो वो सही हो जाता है, हमारे पाँव में कोई दर्द हो वो सही हो जाते हैं। क्यों? ये इसलिए हो जाता है कि जो जितनी भी हम मेडिसिन लेते हैं तो वो उस जगह पे एक्शन करते हैं जहां पे उनके अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर हो। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि रिसेप्टर के फंक्शन क्या है। द रिसेप्टर हैज टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड। व्हेन द कंपाउंड बाइंड टू रिसेप्टर इट हैज टू कन्वे द मैसेज टू ब्रिंग अबाउट अ रिस्पांस। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर ये होता है कि जब आप मेडिसिन अपने बॉडी में लेते हो, उस बॉडी मेडिसिन का रिसेप्टर आपके बॉडी में एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, मतलब कोई फुट में है या कोई हमारे पास पेनक्रियाज वगैरह में उसका रिसेप्टर है। सही है। जिस तरह हमारे पास इंसुलिन है, तो इंसुलिन जब हम लेते हैं, सही है, वो तो हम सबक्यूटेनियस लेते हैं, तो वो जाके पेनक्रियास में जाके वहां पे एक्शन किस तरह करता है? क्यों? क्योंकि वहां पे उसके अपने रिसेप्टर हैं। तो रिसेप्टर क्या करता है? वो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, ये इंसुलिन आ रहे हैं तो ये मेरा अपना चीज, ये मेरी अपनी चीज है, मतलब अपना वो है, उसके साथ मैच हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई पेनाडॉल वगैरह लेंगे तो क्या करेगा? वो इंसुलिन की जगह पे अपना काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके रिसेप्टर उसके साथ मैच नहीं होते। तो रिसेप्टर आइडेंटिफाई भी करता है और कंपाउंड उसके साथ बाइंड भी होता है। जब रिसेप्टर के साथ कोई चीज बाइंड हो जाए, मेडिसिन वगैरह बाइंड हो जाए, उसके 3 एक्शन होंगे। या तो वो एगोनिस्ट होगा। एगोनिस्ट क्या है? एगोनिस्ट वो सब्सटेंस जो रिसेप्टर के साथ अटैच होकर उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करे, इसको कहते हैं एगोनिस्ट। एन एगोनिस्ट इज अ एज ए सब्सटेंस दैट बाइंड टू रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अ रिस्पांस। उसके साथ बाइंड होके रिस्पांस को प्रोड्यूस करे, ये हमारे पास एगोनिस्ट कहलाता है। इसमें फिर हमारे पास दूसरा है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है? एंटागोनिस्ट वो सब्सटेंस जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होके उस रिसेप्टर की फंक्शन को स्टॉप कर ले, इसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। प्रिवेंट एक्शन ऑफ एगोनिस्ट क्या होते हैं कि ये हमारे पास रिसेप्टर के साथ अटैच होके वो एगोनिस्ट की एक्टिविटी को स्टॉप कर ले, इसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। सही है। किस तरह? जो हमारे पास प्रोटॉन पंप है हमारे बॉडी में, तो उसके लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारे पास ओमेप्राजोल यूज होता है। सही है। तो वो क्या करते हैं? वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन होके एगोनिस्ट का जो काम है उसको क्या कर लेते हैं? खत्म कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं उसका काम। इसके बाद पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट बाइंड टू रिसेप्टर बट हैज लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी दैट इट प्रोड्यूस पार्शियल रिस्पांस। ये वो हमारे पास होता है कि जो रिसेप्टर के साथ अटैच होके रिस्पांस तो शो करता है, लेकिन रिस्पांस फुल नहीं होता, वो रिस्पांस पार्शियल रिस्पांस होता है।
अब ड्रग साइनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म सही है। तो एंटागोनिज्म किसे कहते हैं, साइनर्जिज्म किसे कहते हैं। देखो जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा ड्रग्स अटैच होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या चीज होगी, when two or more drugs are given concurrently मतलब एक साथ आप देते हैं, the effect may be additive, वो इनका इफेक्ट प्लस भी हो सकता है, एड भी हो सकता है, साइनर्जिस्टिक भी हो सकते हैं एंड एंटागोनिस्टिक भी हो सकते हैं। किस तरह, एडिटिव इफेक्ट क्या है कि the effect of two or more drugs get added up and total effect is equal to the sum of individual। अगर आप एफेरिडीन एक टेबलेट है वो देते हैं, थियोफाइलिन भी देते हैं ब्रोंकल एस्थमा में, तो दोनों का काम क्या है, एफेरिडीन भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम वगैरह में यूज होते हैं, ये भी वहां पे यूज होते हैं। जब आप ये दोनों एक साथ देते हैं तो इसका इफेक्ट प्लस होके दोनों का डबल इफेक्ट आ जाता है कि इसका अगर 1 इफेक्ट है तो इसका 1 इफेक्ट है, तो 1 + 1 जमा होके 2, तो ये हमारे पास इसका इफेक्ट डबल हो जाता है, ऐड हो जाता है, इसको कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। दूसरा हमारे पास है साइनर्जिज्म क्या है, व्हेन एक्शन ऑफ वन ड्रग इज इनहांस और फैसिलिटेटेड बाय अनदर ड्रग द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड साइनर्जिस्टिक। क्या है कि हमारे पास दो ड्रग्स हैं, एक हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, दूसरा हमारे पास क्या है कि फिस्टोग्माइन है, सही है, फिस्टोग्माइन हमारे पास, फिसोस्टिग्मिन जो हमारे पास है, तो एसिटाइल कोलिन और फिसोस्टिग्मिन, तो एसिटाइल कोलिन को अगर आप अलहदा देते हैं और इसको आप एलोन देते हैं तो दोनों का इफेक्ट अपना होगा, लेकिन अगर आप इन दोनों को प्लस एक साथ मिला के अगर आप किसी पेशेंट को देते हैं तो उसका इफेक्ट देखो, इसका इफेक्ट 1 एसिटाइल कोलिन का हो गया, सही है, और 1 हमारे पास जो है वो फिसोस टिग्मिन का हो गया, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे पास 2 नहीं होगा बल्कि इसका इफेक्ट ज्यादा होगा कि जब हम एक ड्रग दूसरी ड्रग एक साथ देते हैं और उसका इफेक्ट एडिटिव प्लस नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है, तो इसको फिर कहते हैं साइनर्जिज्म, और ये ड्रग्स आपस में साइनर्जिस्टिक ड्रग्स हैं, सही है। इसके बाद एंटागोनिज्म वन ड्रग अपोजिंग और इनहिबिट द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड एंटागोनिज्म बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। एंटागोनिज्म में बी केमिकल, फिजिकल एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। एंटागोनिज्म किसे कहते हैं कि जब आप एक ड्रग्स दे देते हैं किसी पेशेंट को और दूसरी भी देते हैं तो एक ड्रग दूसरी ड्रग्स की एक्शन को स्टॉप कर ले, इस एक्टिविटी को कहते हैं एंटागोनिज्म। हम कहते हैं ना कि ये ड्रग एक दूसरे का एंटागोनिस्ट है, तो एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये वो होते हैं कि एक ड्रग दूसरे की क्या करते हैं, एक्शन को इनहिबिट करते हैं, अपोज करता है। केमिकल एंटागोनिज्म भी हमारे पास होती है कि टू सब्सटेंस केमिकली इंटरेक्ट टू रिजल्ट इन इनएक्टिवेशन ऑफ इफेक्ट, जिस तरह एंटासिड लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये आपके गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है, तो इसने क्या किया, इसने एंटागोनिस्ट की इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट किया, इसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। यहाँ पे केमिकल, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये हो गया। इसके बाद फिजिकल एंटागोनिज्म भी होता है। फिजिकल एंटागोनिज्म क्या है कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इंसुलिन जब आप देंगे ग्लूकागॉन की एक्टिविटी स्टॉप होगी, कम होगी, ग्लूकागॉन देंगे तो इंसुलिन की एक्टिविटी कम होगी, तो ये आपस में क्या है, फिजिकल एंटागोनिस्ट है। इसके बाद एंटागोनिज्म एट द रिसेप्टर लेवल भी होता है। रिसेप्टर लेवल पे क्या होता है कि हमारे पास दो चीज़ें अगर रिसेप्टर पे अटैच होती है तो एक चीज़, एक कंपाउंड, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की अटैचमेंट को रोक लेता है, तो ये क्या कहते हैं, ये एंटागोनिस्ट है, लेकिन ऑन रिसेप्टर साइड, सही है। तो ये केमिकल, फिजिकल, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। अब हमारे पास क्या है कि एंटागोनिस्ट रिसेप्टर पे अटैच होते हैं तो उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके कुछ इस तरह टाइप्स है हमारे पास। पहला तो है रिवर्सिबल कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। रिवर्सिबल भी होता है और कम्पिटिटिव भी होता है कि अगर दो सब्सटेंस है तो एक सब्सटेंस एक रिसेप्टर पे अटैच होकर अपना एक्शन परफॉर्म करता है। आपने मेडिसिन दी, उसका एंटागोनिस्ट आपने दिया और कम्पिटिटिव है तो वो उसके साथ कम्पीट करेगा कि सबसे पहले मैं रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाऊं,
तो वो रिसेप्टर के साथ अटैच होकर वो पहले वाली सब्सटेंस की एक्शन को ख़त्म कर देता है, लेकिन ये रिवर्सेबल होता है। ये वापस इसको आप नॉर्मल तक लेकर आ सकते हैं। अगर आप वो मेडिसिन नहीं देंगे तो वो फिर इस तरह रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको मेडिसिन लेंगे तो वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकता है। इसके बाद इर्रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। इर्रिवर्सिबल एंटागोनिज्म क्या है कि जब हमारे पास एक सब्सटेंस रिसेप्टर के ऊपर अटैच होकर किसी और सब्सटेंस की एक्टिविटी को स्टॉप कर ले और ये इर्रिवर्सिबल होगा, ये परमानेंट हो, तो इसको कहते हैं इर्रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। जिस तरह हमारे पास एड्रेनलिन एंड फिनॉक्सीबेंजामीन एट अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ अटैच होकर क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को खत्म कर लेते हैं, मतलब एंटागोनिस्ट का काम करता है। अब अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ये हम कार्डियक फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे कि हार्ट के जो हमारे पास मेडिसिन यूज होते हैं तो उसमें हम ये एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप ये देख लें कि इर्रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट वो होगा जो रिसेप्टर के अटैच होकर फिर उससे डिटैच नहीं होगा। ड्रग इफेक्टिवनेस है कि एक ड्रग कितना इफेक्टिव होगा। डोज रिस्पांस कर्व शो द रिलेशन बिटवीन ड्रग डोज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रग इफेक्ट। ड्रग का डोज और उसका इफेक्ट इसके दरमियान जो एक रिलेशन है ये हम थ्रू डोज और रिस्पांस कर DR कर के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। ड्रग्स कैन हैव मोर देन वन इफेक्ट। ड्रग्स वेरी इन इफेक्टिवनेस, डिफरेंट साइड्स ऑफ एक्शन, डिफरेंट एफिनिटीज ऑफ रिसेप्टर। तो कहते हैं कि ड्रग्स के एक से ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा साइड पे उसका डिफरेंट इफेक्ट भी हो सकते हैं हमारे पास, सही है। उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, वो थेराप्यूटिक इंडेक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी सेफ्टी इफेक्टिवनेस जो है उसको हम मेजर करते हैं। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होते हैं वो अभी मैं आपको बता दूं। थेराप्यूटिक इंडेक्स सीखने के लिए ये चीज़ें आप याद रख लें कि पहला है इफेक्टिव डोज एट विच 50% पॉपुलेशन शो रिस्पांस। वो डोज जिस पे आपके पास 50% मतलब हाफ पॉपुलेशन रिस्पांस शो करे उसको कहते हैं इफेक्टिव डोज, बेनिफिशियल डोज। दूसरा हमारे पास है लीथल डोज, वो डोज जिस पे आपके पास 50% पॉपुलेशन की डेथ हो वो लीथल डोज कहलाता है। ये डोज जो हमारे पास है लीथल, मैक्सिमम डोज, मिनिमम डोज, ये हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया है, तो वहीं से जाके आप ये डोज देख सकते हैं, सही है। तो लीथल डोज वो हो गया जिसपे आपके पास 50% पॉपुलेशन की डेथ हो। इफेक्टिव डोज वो हो गया जिसपे आपके पास 50% पॉपुलेशन रिस्पांस शो करे। तो यहाँ पे हमारे पास जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है उसमें लीथल डोज डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज, और ये क्या कहते हैं, इंडिकेशन ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग, हायर इज बेटर। देखो जब आपके पास ये थेराप्यूटिक इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये ड्रग सेफ हैं। किस तरह, ये कब ज्यादा होगी, जब आपके पास लीथल डोज ज्यादा होगा। लीथल डोज ज्यादा होने का मतलब क्या है, देखो इसको आप समझिए। लीथल डोज ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपने ज्यादा डोज देंगे तब किसी पेशेंट की डेथ होगी उस मेडिसिन से, तो ये तो अच्छी बात है ना। ये अच्छी बात है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी ड्रग्स का लीथल डोज है वो 10 ग्राम है, सही है, और एक मेडिसिन का लीथल डोज 5 ग्राम है, तो 10 ग्राम का लीथल डोज तो ज्यादा हो गया। अब कोई पर्सन अगर गलती से उसको 1 ग्राम की बजाय 2 ग्राम दे दे किसी गलती से, फिर भी उस पेशेंट को कुछ नहीं हो सकता। 3 ग्राम दे, 4 ग्राम दे, 5 ग्राम दे, उस पेशेंट मर नहीं सकता। लेकिन वो मेडिसिन जिसका लीथल डोज कम है, तो अगर वो हमारे पास कहें वो क्रिटिकल मेडिसिन है, जिस तरह हमारे पास KCL है, तो KCL का लीथल डोज कम है, मतलब एक खास डोज, इससे अगर आप थोड़ा भी ज्यादा दे दे तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये फिर हमारे पास थेराप्यूटिक इंडेक्स फिर इसका कम आएगा। जिसका लीथल डोज ज्यादा होता है उसका मतलब ये होता है कि वो अगर आप एक इंतहाई ज्यादा मेडिसिन देंगे तब लोग मरेंगे, अदरवाइज लोग नहीं मरते, वो ड्रग सेफ है। तो ये वैल्यू जितनी कम आएगी आपके पास थेराप्यूटिक इंडेक्स का आपके पास क्या होगा, ये वैल्यू जिसकी जितनी आपके पास बढ़ेगी, मतलब ये होगा कि एक लार्ज डोज चाहिए किसी पेशेंट को मारने के लिए। मतलब किसी पेशेंट मरेगा कब मरेगा कि अगर आप कोई हाई डोज गलती से दे देंगे, सही है। तो लीथल डोज जितना ज्यादा होता है उतना आपके पास थेराप्यूटिक इंडेक्स ज्यादा होते हैं, और थेराप्यूटिक इंडेक्स आपका जितना ज्यादा होगा उतना आपका क्या होगा, सेफ्टी
ज़्यादा होगी। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीथल डोज से। लीथल डोज जितना हाई होता है इसका मतलब ये होता है कि वो मेडिसिन अगर आप हद से ज़्यादा दे दे तब पेशेंट मर सकता है, अदरवाइज नहीं मर सकता। लिहाजा ये आपके पास ड्रग सेफ रहती है, सही है। इसके बाद आ जाते हैं हम पोटेंसी पे कि relative strength of response for a given dose. Effective concentration is the concentration of an agonist needed to elect half of maximum biological response of agonist. देखो जो biological response है उसके हाफ इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो कंसंट्रेशन यूज होते हैं उसको कहते हैं इफेक्टिव कंसंट्रेशन। द पोटेंसी ऑफ एन एगोनिस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स इफेक्टिव, और एगोनिस्ट की पोटेंसी उसके इफेक्टिव कंसंट्रेशन से इनवर्स है। अगर इफेक्टिव कंसंट्रेशन आपके पास ज़्यादा है, सही है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब होगा कि वो एगोनिस्ट जो है उसकी पोटेंसी, उसकी पावर आपके पास कम है, सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एफिकेसी में। एफिकेसी किसे कहते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्ट रिगार्डलेस ऑफ डोज इन रिलेशन टू अदर एजेंट। अगर किसी मेडिसिन का डोज को हटा के उसका वैसे जो इफेक्ट हाई है, इसका मतलब उस हाई एफिकेसी ड्रग है हमारे पास। इंडिकेटेड बाय पीक ऑफ ड्रग एंड रूट, हमारे पास जो DR कर हैं उसके मुताबिक अगर आप देख लें कि तो फुल एगोनिस्ट जो हमारे पास होते हैं तो वो 100% उनकी एफिकेसी होती है। मतलब ये होता है कि उनका जो आपके पास काम है, जो इफेक्ट है वो 100% है। जो हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं तो उसकी एफिकेसी 50% होती है। मतलब वो अपना एक्शन 50% परफॉर्म करते हैं, 50% एक्शन परफॉर्म नहीं करते। और जो एंटागोनिस्ट होते हैं उसकी एफिकेसी 0 होती है, बिकॉज वो एक्शन को स्टॉप कर लेते हैं, एक्शन परफॉर्म होने नहीं देते। इसके बाद आ जाते हैं हम टॉलरेंस पे। टॉलरेंस या डिसेंसिटाइजेशन किसे कहते हैं? टॉलरेंस डिसेंसिटाइजेशन हमारे पास ये है कि देखो, अगर कोई पर्सन को हम एक कांस्टेंट मिकदार में एक मेडिसिन दें, ये टॉलरेंस और डिसेंसिटाइजेशन ये अक्सर ड्रग्स में मैं आपको बता दूं जो हमारे पास नशे वगैरह होते हैं या कोई पर्सन जो है एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट, तो वो पहले वो एडिक्टिव ड्रग लेगा, उससे उसको जो है तबीयत खराब होगी, लेकिन वो उसके साथ फिर आदी हो जाते हैं, फिर वो मेडिसिन वो ड्रग उसको कोई इफेक्ट नहीं देती। डिक्रीज रिस्पांस टू सम डोज विद रिपीटेड कांस्टेंट एक्सपोजर। जब हमारे पास किसी पेशेंट का किसी मेडिसिन को रेगुलर एक्सपोजर होता है, कांस्टेंट एक्सपोजर होता है, तो फिर वो उस मेडिसिन की तरफ उनका रिस्पांस कम हो जाता है। इसको कहते हैं टॉलरेंस। वो पर्सन ने टॉलरेट किया, वो पर्सन डिसेंसिटाइज हो गया, सही है। यहाँ पे देख लें कि ये देखो, ये मेडिसिन जो है ये इस पे जो इफेक्ट है तो वो डोज इंक्रीज करने से वो इफेक्ट बिल्कुल उसी तरह है, वो इफेक्ट बिल्कुल उसी तरह है। तो इसका मतलब है कि ये पर्सन डिसेंसिटाइज हो गया है। इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ट्रैकीफाइलेक्सिस। ट्रैकीफाइलेक्सिस इज द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। अगर हमारे पास एक रैपिडली डेवलप हो जाए टॉलरेंस, अगर किसी पेशेंट जो है उसको आपने 3-4 दफा एक मेडिसिन दी, उसके बाद वो मेडिसिन की तरफ रिस्पांस नहीं दे रहा, आप उसको पेन किलर दे रहे, उससे उसका पेन क्या कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने टॉलरेंस क्रिएट कर ली, टॉलरेंस उसके बॉडी में पैदा हो गई। When some drugs are administered repeatedly at short interval, अगर शॉर्ट इंटरवल मतलब रिपीटेडली आप 8-10 दफ़ा एक दूसरे के बतदरी जो है आप उसको मेडिसिन लगा रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसको खुद टॉलरेंस उसमें आ जाती है, फिर वो मेडिसिन उसके बॉडी में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करती। और ये जो हमारे पास रैपिडली डेवलप होते हैं तो इसको कहते हैं ट्रैकीफाइलेक्सिस, जो कि आप MCQs के लिए इसको याद रख ले। अब मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस, अब आप कहेंगे कि एक मेडिसिन पेशेंट बार बार एक मेडिसिन लेते हैं तो उसमें टॉलरेंस किस तरह आता है? चेंज इन ड्रग अवेलेबिलिटी एट साइट ऑफ एक्शन। जो साइट ऑफ एक्शन होता है वहां पे अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या है, तो इसके फर्स्ट लेक्चर में आप बायो अवेलेबिलिटी को देख सकते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी कि आपके पास जिस मेडिसिन का जो अपनी जगह होती है एक्शन की, वहां पे आपके पास कितनी मेडिसिन बच जाती है, इसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो क्या होता है कि जब आप किसी को मेडिसिन देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उस पर्सन ने टॉलरेंस जनरेट कर ली। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन,
या मेडिसिन आप बार बार देते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से भी उसका एक्शन नहीं होता। इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ टू डिपोर्ट साइड आपके पास कई जगह पे वो एक्युमुलेशन उसकी होती है लेकिन उसका एक्शन नहीं होता, उस वजह से भी टॉलरेंस उसमें आ सकती है। चेंजेस इन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, या ड्रग और रिसेप्टर का एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है उसमें चेंजेस आ जाए, या डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर आ जाए, मतलब रिसेप्टर उसके साथ बाइंड ही नहीं हो रहा। तो ये चीजें आपके पास, ये तमाम स्टेप्स क्या है, ये आपके पास टॉलरेंस क्रिएट करते हैं। और फिर इस तरह का पेशेंट के आपने मेडिसिन को चेंज करना होगा, क्योंकि उस मेडिसिन से उस पर्सन को कोई भी फर्क नहीं होता। ये अक्सर एंटीबायोटिक में होता है कि एंटीबायोटिक 3-4 दिन तक आप किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे लेकिन उस एंटीबायोटिक से उसको फर्क नहीं होगा, फिर हम क्या करते हैं, फिर जनरेशन चेंज कर लेते हैं एंटीबायोटिक का। सही है। अब ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनामिक। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है कि आपने मेडिसिन ले ली, अब बॉडी का रिस्पांस उस मेडिसिन के ऊपर क्या है, तो उसमें ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म में फर्क आ सकता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। आपने 2 मेडिसिन ले लिए तो एक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट कर सकता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी, उसके आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को भी और इसके एक्सक्रीशन को भी। सही है। इसके साथ फार्मेकोडायनामिक में भी इस तरह होते हैं। आपने मेडिसिन ले ली, अब वो मेडिसिन आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं जो कि फार्मेकोडायनामिक में आता है, तो ये उसको इफेक्ट कर सकता है। Either type of drug interaction can be result in adverse effect in some individual। आपके पास कोई भी, हमारे पास चाहे वो एब्जॉर्प्शन वगैरह के थ्रू इंटरेक्ट हो जाए 2 मेडिसिन, या आपके पास उसके रिसेप्टर वगैरह के साथ इंटरेक्ट हो जाए, तो 2 मेडिसिन अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इस तरह के मेडिसिन से पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। सही है। अब यहाँ पे अब ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन हमारे पास कम्युलेटिव रिएक्शन भी होते हैं। कम्युलेटिव रिएक्शन किसे कहते हैं कि अगर कंडीशन इन विच रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग में प्रोड्यूस इफेक्ट दैट आर मोर प्रोनाउंस देन दोज प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट डोज। देखो, एक पेशेंट को आपने सुबह एक मेडिसिन दी, फिर उसको दोपहर में दी, अब दोपहर का एक, सुबह उसने जो एक्शन किया दोपहर तक तो वो खत्म हो गया, लेकिन दोपहर को आप देंगे तो आपके ज़हन में होगा कि उसका इफेक्ट उसी तरह होगा, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, इस तरह बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं कम्युलेटिव। कम्युलेटिव इसलिए होता है कि जो सुबह आपने मेडिसिन दी वो अभी उसके बॉडी में है, आपने और दे दी तो उस तरह उसका जो इफेक्ट होगा वो और भी इंक्रीज हो जाएगा। इसको कहते हैं कम्युलेटिव इफेक्ट। दूसरा है एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट ये है कि द इफेक्ट ऑफ 2 केमिकल इज इक्वल टू, एक आपने मेडिसिन दी दूसरा दी, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के साथ प्लस होकर दोनों का एडिटिव इफेक्ट कहलाता है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिए हैं कि एस्प्रिन एंड मोर्टिन दोनों का इफेक्ट फिर एडिटिव इफेक्ट शो करते हैं अगर आप उसको मिला लें। इसके बाद साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑलरेडी हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं इस वीडियो यूनिट के सेकंड पार्ट में कि हमारे पास एक ए मेडिसिन हमने दे दी, सही है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे एम्पिसिलिन है, ए मेडिसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बी दे दी, तो इसका और इसका ये दोनों का होना तो चाहिए कि ए प्लस बी इफेक्ट होता, नहीं, ए प्लस बी इफेक्ट इनका नहीं होता, बल्कि इनका इफेक्ट और भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन में होता है कि एक ड्रग 2 ड्रग अगर आप एक दूसरे के साथ दे दे तो ये भी पॉसिबल है कि उनका इफेक्ट 2 ड्रग्स के प्लस से भी ज्यादा आ सकते हैं, और इसको कहते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। देखो ये चीजें आपके एमसीक्यूज में आएंगी कि ये कौन सा इफेक्ट है। अब एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट किसे कहते हैं कि 2 ड्रग्स आपने ले लिए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इफेक्ट को कम कर दिया है। होना तो चाहिए कि ये इतना इफेक्ट होता, लेकिन इतना नहीं है, बल्कि ये इफेक्ट जो है ये हमारे पास हैं, तो इसे कहते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। इसके बाद नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, मेडिसिन का डोज आपने देखना है, वो किस रूट से आपने देनी है, कौन सी डाइल्यूशन उसके लिए आपने करनी है, तो ये तमाम नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस लेक्चर में आपको कोई भी जहाँ पे भी क्वेश्चन हो आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।